हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्जाम की। तो यही उम्मीद करता हूँ सीआरई के एग्जाम की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है चेतन एंड आई हैव डन माय बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि हमने हमने सीआरई स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, एमसीक्यू फॉर लैब टेक्नीशियन। ठीक है। तो कोई भी, वैसे तो ये सीआरई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी सबसे पहले अभी आपका एग्जाम सीआरई है ना, तो वैसे आप किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सभी के लिए सेम ही रहता है सिलेबस तो। ठीक है, पीजीआई टीएमसी किसी के लिए भी देख सकते हो, स्टेट मेटी कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम, अभी एनआईबी नोएडा का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हो वीडियो को। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ साथ एमसीक्यू के इसमें कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और अभी जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आजकल क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है इस टाइम। ठीक है, प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ये वर्ड आपने सुने होंगे, आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मल्टीओमिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसी के बारे में आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री के मिक्स एमसीक्यू इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ठीक है, जो नए हो चैनल पर, चैनल को पूरी वीडियो देखना, उसके बाद डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट को देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि दिस इज रेलिवेंट फॉर यू और नॉट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन में विजिबल होगी। तो हम जैसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में ही रहेंगे यार। ठीक है, पीपीटी नहीं बन पाई, सॉरी। तो क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में रहेंगे, सीआरई सीरीज पार्ट 2 है ये। ठीक है, मैं पेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, आपकी स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बायोकेमिस्ट्री से ही है। ठीक है, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, डीएनए वाला जो चैप्टर है। ठीक है, उसी से क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन है कि नॉन कोडिंग आरएनए इसमें से कौन सा है। दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। तो जो कोडिंग रीजन होता है वही बनाता है प्रोटीन। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन कोई प्रोटीन नहीं बनाता। तो इनमें से अब पता होगा प्रोटीन कैसे बनता है। आरएनए जब टीआरएनए सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है उसको लेके जाता है राइबोसोम के ऊपर, वो सारी प्रोसेस आपने पढ़ी होगी ट्रांसलेशन की, वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा आपको। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि नॉन कोडिंग आरएनए इसमें से कौन सा, और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल यानी कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बताना है नॉन कोडिंग इनमें से कौन से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। जो एस आई आर एन ए ये भी नॉन कोडिंग है, एम आई आर एन ए ये भी नॉन कोडिंग में आता है। ठीक है, टी आर एन ए भी, क्योंकि टी आर एन ए का काम क्या है, टी आर एन ए का काम है आपका कैरी करना अमाइनो एसिड को, ना कि कोड करना किसी चीज को। कोडोन तो आपने पढ़ा होगा ना, कोडोन होता है जैसे ए यू जी हो गया। ठीक है, कोई भी जैसे ट्रिपलेट कोडोन होता है मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, यू जी यू हो गया। ठीक है, जो भी ट्रिपलेट कोडोन होता है। एमआरएनए क्या है, एक एमआरएनए क्या है, एक कोडिंग है, मतलब कि कोडिंग आरएनए है ये। और बाकी के बच के सारे आर आर एन ए, टी आर एन ए, एस आई आर एन ए, एम आई आर एन ए, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नॉन कोडिंग में आते हैं, क्योंकि इनका ये प्रोटीन नहीं बनाते, प्रोटीन बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर आपने पता होगा, जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए के बाद फिर वो जब टी आरएनए होता है वो अमाइनो एसिड लेकर होता है, आपने देखा होगा कोडोन एंटी कोडोन जो सिस्टम है वो आपने, अब आगे डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए, बी, सी एंड ई, ये इसके तीनों चारों इसके राइट ऑप्शन है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आगे जैसे इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एस आई आर एन ए, व्हाट डू यू मीन बाय एम आई आर एन ए, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एस आई का होता है, एस आई आर एन ए का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग आर एन ए, जैसे आगे मैंने लिखी भी हुई है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है, जैसे एस आई आर एन ए की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये भी एक नॉन कोडिंग आरएनए जो कि जीन साइलेंसिंग के काम आता है, ये भी इसका फंक्शन भी लिखा हुआ मैंने, एस आई आर एन ए का फंक्शन लिखा हुआ है ये, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। मोलिकुलर बायोलॉजी है वो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है किसी भी एग्जामिनर का। मैं भी, अगर मेरे से भी कोई बोलेगा तो मैं मोलिकुलर बायोलॉजी से अगर मेरे को 10 क्वेश्चन भी बनाने होंगे तो 10 में से मैं
4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो एसआईआरएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, और ये किसके लिए यूज होता है एसआईआरएनए, इसका फंक्शन पता होना चाहिए, यूज्ड फॉर द जीन साइलेंसिंग, ठीक है। एमआईआरएनए, ये जीन साइलेंसिंग आपने किस में पढ़ा हुआ है, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है ना, आरएनए इंटरफेरेंस, ये आरएनए इंटरफेरेंस एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए जब जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़ोगे तो उसमें एक आरएनए इंटरफेरेंस का एक टॉपिक दिया हुआ है, तो आरएनए इंटरफेरेंस में काम आता है, देखो नाम में भी है ना, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, तो जीन को साइलेंस करने के लिए, जीन साइलेंसिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एमआईआरएनए का मतलब होता है माइक्रो आरएनए, ठीक है। ये भी एक नॉन कोडिंग आरएनए जो कि जीन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन। आपने पढ़ा होगा ना लैक ऑपरेन मॉडल, लैक ऑपरेन मॉडल किसने दिया था, ये भी, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। लैक ऑपेरॉन मॉडल, लैक ऑपरेंट मॉडल किसने दिया था सर, ये दिया था सर जैकोब एंड मोनार्ड ने, जैकोब एंड मोनार्ड ने लैक ऑपरेंट मॉडल दिया था। लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लैक, तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो लैक ऑपरेंट मॉडल दिया था जैकोब एंड मोनार्ड ने, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था फिर, ठीक है। उसके बाद टीआरएनए, टीआरएनए क्या है, टीआरएनए एक ट्रांसफर टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए तो सबको पता ही होगा कि जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, दैट्स व्हाई नेम इसका, देखो ओरिजिन, कोई भी चीज है ना उसका ओरिजिन पढ़ने की कोशिश किया करो, 90% उसका जो ओरिजिन होता है, मतलब उसी में आपका आंसर छुपा होता है। जैसे क्या ट्रांसफर आरएनए का मतलब क्या है, किसी चीज को ट्रांसफर करेगा, किस चीज को ट्रांसफर करेगा, वो करेगा अमीनो एसिड को ट्रांसफर, डिलीवर अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। अमीनो एसिड को कैरी करना, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए, एमआरएनए क्यों पड़ा है, इसका मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्यों पड़ा है इसका नाम, क्योंकि ये मैसेज कैरी करता है ना भाई, कौन सा मैसेज कैरी करता है, वो करता है प्रोटीन फॉर्मेशन का मैसेज, ठीक है, कि कौन सा टाइप का प्रोटीन आपका बनेगा, तो इस वजह से इसका नाम है मैसेंजर आरएनए, यानी कि ये कोई मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से क्या बनता है, आपने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से सर बनता है आरएनए, ठीक है। डीएनए से बनता है सर आरएनए, आरएनए से क्या बनता है सर, प्रोटीन। आरएनए में भी एमआरएनए अगर मैं मान के चलूं, ठीक है। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कौन भेज रहा है, वो भेज रहा है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टू द राइबोसोम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए क्योंकि देखो नॉन कोडिंग आरएनए ये भी, ठीक है, ये क्योंकि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे पढ़ा होगा आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर, फिर ऐसे अगर मैं यहाँ पर एमआरएनए की चेन बना दूं ऐसे, ये आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ठीक है। ये एटीएस जो होता है वो पाया जाता है यूकैरियोट में, ठीक है। आपको पता होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो राइबोसोम का बनाता है वो बनाता है आरआरएनए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा आजकल ट्रेंडिंग में चलता है 16S आरआरएनए के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो इसी के बेस पे करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए का मतलब आप समझ गए भाई, देखो नाम में ही सब कुछ रखा है। अगर आपको एक टाइम पे कुछ भी चीज समझ नहीं आए ना, तो आप प्लीज उसको थोड़ा रिलेट किया करो, तभी जाके आप इतना कुछ आगे पढ़ पाओगे, नहीं तो रट्टे मारने से कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। रट्टे मारने से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है, समझने से होता है। रट्टा आप एक बार मार लोगे, बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन था नॉन कोडिंग आरएनए के ऊपर, आई होप कि इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके मल्टीपल कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मल्टीपल कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीआरएनए, यानी कि किस टीआरएनए एक्ट स्पेसिफिक, यानी कि इन चारों में से राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, स्पेसिफिक अमीनो एसिड या एटीपी में से किसके ऊपर टीआरएनए स्पेसिफिकली एक्टिव, मतलब स्पेसिफिकली एक्ट करता है, यानी कि किसके ऊपर काम करता है स्पेसिफिकली। भाई ये क्वेश्चन तो ना मतलब बहुत मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको कि क्या काम होता है टीआरएनए का, तो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, टीआरएनए का काम क्या होता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके जाना, ठीक है। तो उसका इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, ठीक है। अभी मैं अगले में डिस्कस भी करूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा मैं ट्रांसलेशन को मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसको तो आई थिंक बड़ा हो जाएगा, ये पता नहीं बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन को चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं, इतना कर लेता हूँ। देखो ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं, और ट्रांसलेशन को डिस्कस करने से पहले ही सारे सारे आपको स्टेप मैं ट्रांसलेशन के करवा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसलेशन को चलिए करते हैं डिस्कस।
फैन मैं सोच रहा हूँ रेड सेलेक्ट करना। हाँ। तो ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ए सेल रीड mRNA सीक्वेंस एंड डिकोड इनटू, मैंने बताया ट्रांसलेशन मतलब क्या, प्रोटीन बना जिसमें mRNA के सीक्वेंस को रीड करके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की चेन को जोड़ा जाता है, जिस वजह से वो फिर अमाइनो एसिड की चेन से फिर प्रोटीन बनता है फंक्शनल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देखो, ये सारे के सारे स्टेप है ट्रांसलेशन के। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, उसके बाद इलोंगेशन होता है। ये अगर आपने प्लस टू मेडिकल की हुई है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्लस टू मेडिकल में ट्रांसलेशन के ऊपर अच्छा समझाया है एनसीईआरटी की बुक में। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, इसके तीन तीन मतलब कि एक्चुअली में चार होते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में तीन ही दिए हुए हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। चौथा होता है राइबोसोम रिसाइकलिंग। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है, द ट्रांसलेशनल मशीनरी गैदर एट द स्टार्ट, यानी इनिशिएशन कोई भी प्रोसेस होता है जब कोई भी चीज शुरू होती है। जैसे कोई भी हम लैब में कोई भी काम करते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में ही अगर आप कोई भी काम करते हो, बैठते हो टेबल पे, ठीक है, अगर आप टेबल पे बैठते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले चीजें लेके आते हो ना, जैसे बंसन बर्नर लेके आओगे, अगार की प्लेट है जिसके ऊपर सब कल्चर करना वो लेके आओगे, लूप लेके आओगे, लाइटर लेके आओगे जलाने के लिए, ठीक है, स्पिरिट लेके आओगे साफ करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट लेके आओगे, तो सारा सामान पहले लाया जाता है। इनिशिएशन कोई भी चीज होता है, सारे की सारी गैदरिंग होती है सारे सामान की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैकेनिज्म देखो, दिस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड टू mRNA। दो होती है ना यूनिट, एक होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। तो ये जो स्मॉल वाली यूनिट है ना, ये mRNA से बाइंड करती है सबसे पहले। ठीक है, जो ये स्मॉल सब यूनिट है, द स्मॉल सब यूनिट बाइंड टू mRNA एंड स्कैन अलोंग इट इन 5' टू 3' पोजीशन। 5' टू 3' पोजीशन में उसको एक तरह से स्कैन करती है डायरेक्शन अल्टिल इट डिटेक्ट द स्टार्ट कोडोन, क्योंकि जब तक उसको स्टार्ट कोडोन नहीं मिलेगा तब तक आपका ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगा गाइस। और स्टार्ट कोडोन आपको पता होगा, एयूजी को बोलते हैं हम, ये होता है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन होता है, और ये किसके लिए कोड करता है, ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं होगा बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा भाई। सबसे पहले सारी की सारी सामान को गैदर किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट क्या करेगी, mRNA को पूरा स्कैन करेगी। ठीक है, स्कैन करने के बाद जैसे ही उसको एयूजी मिलेगा, जैसे ही आपको स्टार्ट कोडोन मिलेगा, उसके बाद वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स देखो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए, ये क्या करेगा, फिर अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, देखो, कैरिंग द अमाइनो एसिड मिथेन पेयर विद द स्टार्ट कोडन एंड द लार्ज सब यूनिट जॉइन टू फॉर्म ए फंक्शनल एक्टिव। उसके बाद ही क्या होगा आपका, ये जो लार्ज सब यूनिट आएगी वो जुड़ेगी राइबोसोम। ऐसा नहीं होता राइबोसोम की दोनों सब यूनिट साथ में होती है, पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी फिर उसके बाद लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी, तो फिर ये पूरा का पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहाँ पर टीआरएनए आ जाएगा। ऐसे टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो टीआरएनए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मिथ्योनिन एयूजी आएगा तब फिर आपका क्या हो जाना, आपका बनना शुरू हो जाएगा अमाइनो एसिड, मतलब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी कि शुरुआत होगी, अब फिर क्या करेगी, चेन इलोंगेट करेगी। ठीक है, चेन इलोंगेट करेगी ऐसे 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 ऐसे, उसमें बहुत सारे मल्टीपल अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे। उसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो, डिकोडिंग, द राइबोसोम मूव अलोंग द mRNA। राइबोसोम, एमआरएनए क्या रहेगा, mRNA स्टेशनरी रहेगा और राइबोसोम उसके ऊपर ऐसे मूव करेगा। आप ना यूट्यूब पर जब आप इसकी 3D, इसकी एनिमेशन वाली वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो किसी और चैनल पर। ठीक है, तो डिकोड, द राइबोसोम मूव करेगा अलोंग द mRNA के ऊपर राइबोसोम ऐसे मूव करेगा, जैसे ऐसे मान लो, जैसे कैसे समझाऊं मैं, मान लो ये आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आगे करके दिखा दो। मान लो ये mRNA है और ये राइबोसोम है, तो इसके ऊपर ऐसे 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 मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करेगा ये। ठीक है, रीडिंग वन ट्रिपलेट सीक्वेंस कोडोन एट ए टाइम, और एक टाइम पे ये तीन, मतलब तीन जो आपके कोडोन है उसको ही रीड करेगा, यानी कि ट्रिपलेट में रीड करेगा। अब इसी में आता है आपका कंसेप्ट म्यूटेशन वाला। ठीक है, कहीं भी अगर कोई भी म्यूटेशन होगी तो एकदम से प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ऐसे ही मतलब वो मैकेनिज्म काम करते हैं, कोई भी बैक्टीरिसाइडल, कोई भी जो प्रोटीन इनहिबिटर होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लिंकिंग, ए मैचिंग टीआरएनए ब्रिंग द करेक्ट कोरस्पॉन्डिंग, उसके बाद अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड अलग अलग जुड़ते जाएंगे और उसके बाद राइबोसोम जितने भी नए अमाइनो एसिड बने हैं उसको एक प्रोटीन की चेन बना देगा। ठीक है, प्रोटीन की चेन बना देगा दो अमाइनो एसिड के बीच में, ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको।
पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसके बाद फिर ऐसे पूरा फंक्शनल आपका प्रोटीन आपका ऐसे बन जाएगा। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है सर, रुकेगा कैसे सर, एक बार मान लो ट्रांसलेशन शुरू हो गया तो कैसे रुकेगा वो रुकेगा स्टॉप कोडन, अरे यार कहाँ गई यार, यहाँ थी ना। हाँ, तो टर्मिनेशन कैसे होगा, यानी कि रुकेगा, वो रुकेगा कैसे, जब स्टॉप कोडॉन आएंगे। स्टॉप कोडॉन कौन से सर, देखो द इलोंगेशन साइकिल रिपीट अंटिल द राइबोसोम एनकाउंटर ए स्टॉप कोडॉन। तीन आपके स्टॉप कोडॉन है गाइस, ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन है भाई यहाँ से, ठीक है। मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये तीन आपके स्टॉप कोडॉन है, ये याद रखना भाई, ठीक है, ये याद रखना है, तीन स्टॉप कोडॉन आपके, ठीक है। यूएए, यूएजी और यूजीए। कौन से हैं सर, यूएए, यूजीए और आपका यूएजी, यूएजी, ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, स्टॉप कोडॉन है। क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है, तो इनमें से मान लो एयूजी ऑप्शन में दे दिया, तो एयूजी तो क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंस्टेड ऑफ टीआरएनए स्पेशलाइज प्रोटीन रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन एंड यूजिंग दैट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड टू डिटैच फ्रॉम द राइबोसोम, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है कि कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, जब वो मतलब कि स्टॉप कोडॉन पर बाइंड करेंगे जाके, तभी क्या होगा, पूरी पूरी जो आपकी प्रोटीन की चेन है वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी, यानी कि वहां से अलग निकलेगी, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम रिसाइकलिंग, जो राइबोसोम बच गया वो राइबोसोम फिर मशीनरी में रिसाइकिल कर दिया जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट डिसेंबली, देखो पहले क्या हुआ था, अलग अलग कंपोनेंट पड़े हुए थे राइबोसोम, मतलब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट अलग पड़ी थी, लार्ज यूनिट, उसके बाद दोनों ये जुड़ी, उसके बाद काम खत्म होने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। देखो सेपरेशन, द राइबोसोमल सब यूनिट एमआरएनए एंड टीआरएनए डीएचएच फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। टीआरएनए फिर कहीं और चला जाएगा, किसी और एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम किसी और के साथ बाइंड करता है, किसी और एमआरएनए, तो ये तीन चार चीजें ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, रिपीटेशन। उसके बाद फिर ऐसे ही पूरा पूरा साइकिल है, ये अलग से किसी और एमआरएनए के ऊपर ये सारा रिपीट होगा। देखो दीज कंपोनेंट आर रिसाइकिल टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्राम इन न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड। तो गाइस ये आई होप आपको समझ में आया होगा, जो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ही लेमन तरीके से बताया है भाई, ठीक है। तीन स्टेप याद रखने हैं, सबसे पहले इनिशिएशन, फिर होता है इलोंगेशन, और तीसरा होता है आपका टर्मिनेशन, और चौथा होता है आपका राइबोसोम रिसाइकलिंग। तो ट्रांसलेशन में मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ना आप कमेंट करके बताना है कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आई विल डेफिनेटली इंप्रूव, मेरे को फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमारे मल्टीपल कंसेप्ट है जो क्लियर हो रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, विच वन इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वाह भाई वाह, कितना आसान क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे के एग्जाम में। आपने पढ़ा होगा जो आपके आरएनए वायरस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपके जो आरएनए वायरस होते हैं, जैसे एचआईवी हो गया, एचआईवी एक आरएनए वायरस है, ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। वैसे तो आपको पता होगा डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ठीक है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वो एंजाइम बताना आपको, कौन सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब भाई ये वो टाइम गया कि बस ये पूछ लिया कि एचआईवी एक रेट्रोवायरस है या एचआईवी एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ये क्वेश्चन बहुत ओल्ड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चार यहाँ पर एंजाइम दी हुई है, इनमें से बताना। भाई देखो मेरा चैनल पर कंटेंट रहेगा ऐसा ही, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है। चैनल पर कंटेंट ऐसा ही रहेगा भाई, आसान सब्जेक्ट हर कोई पढ़ा लेता है, आसान सब्जेक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि टफ कंसेप्ट आपके दिमाग की इसमें हार्ड डिस्क में से हो, ठीक है। तो मेरा यही आपसे रहता है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, और जो ये कंटेंट है ना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मेहनत लगती है गाइस, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने में, ऐसे मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बनते, आसान क्वेश्चन हर कोई बना देता है, ठीक है। तो यही मेरी आपसे मैं चाहता हूँ कि इस चैनल से रैंकर्स निकले, ना कि सिलेक्शन, ठीक है, रैंकर्स निकले इस चैनल से, मेरा ये ऐसा मेरी अंदर से इच्छा है, इस चैनल से रैंकर्स निकले, ठीक है। रैंकर्स निकलेंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ किया है फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसका जो राइट आंसर पहले मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो टीलोमरेज है, ठीक है। टीलोमरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं है भाई, ये तो सबको ही पता है। टॉपोइसोमरेज भी, ये किस में काम आता है? टॉपोइसोमरेज ये किस में काम आता है? डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है सर, ठीक है, रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। हेलिकेज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हेलिकेज होता है एक डीएनए, एक टॉपोइसोमरेज होता है एक, और बहुत सारे होते हैं ना, जब हेलिक्स को खोलता है, हेलिकेज खोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी नेगेटिव कोइलिंग ना हो, फिर टॉपोइसोमरेज का काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टीलोमरेज होता है क्या। अब आपने पढ़ा होगा जब एक एजिंग का प्रोसेस होता है उसमें टीलोमरेज का काफी रोल होता है, तो आगे मैं डिस्कस करूंगा टीलोमरेज है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय टीलोमरेज, ठीक है। तो टीलोमरेज एक गाइज क्या है, टीलोमरेज एक स्पेशलाइज्ड, सबसे पहले आपको ये याद रखें टीलोमरेज है क्या। टीलोमरेज एक तो एज जिसके वर्ड में आ गया ना, जिसके पीछे एज आ गया, इसका मतलब वो एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम ये कैसा है, एक ये स्पेशलाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। ये मेंटेन कैसे करता है, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एंड, आपने पढ़ा होगा ना ऐसे। ये कहाँ पाया जाता है टीलोमरेज, पाया पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है क्रोमोसोम की एंड पर। क्रोमोसोम के एंड पर यहाँ पर ये टीलोमरेज पाया जाता है, ठीक है। मतलब टीलोमेर, टीलोमेर रीजन पढ़ा होगा आपने, टीलोमेर, टीलोमेर, ठीक है। ठीक है, टीलोमेर यहीं पर एक्ट करता है, ठीक है, यहीं पर एक्ट करता है टीलोमरेज। क्या करता है, इट मेंटेन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एंड टीलोमेर, ठीक है। जो ये टीलोमेर रीजन होता है, ये एक्चुअली में जो टीलोमरेज अलग चीज है और टीलोमेयर अलग चीज है, ठीक है। जो टीलोमेयर रीजन होता है, ये एक रीजन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का जो एंड का रीजन होता है इसको बोलते हैं टीलोमर रीजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम की लेंथ को इंक्रीज करता है, मेंटेन द लेंथ क्रोमोसोम बाय सिंथेसाइजिंग डीएनए रिपीट्स यूजिंग एन इंट्रिंसिक आरएनए मॉलिक्यूल एज इट्स टेम्पलेट, ठीक है। ये जब जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये टीलोमर, टीलोमर रीजन होता है ना, ये क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए, इसी को अच्छे से मेंटेन हो, तो इसी में इसका काम आता है टीलोमरेज का एंजाइम का, ठीक है। बस इतना याद रखना है, एजिंग में इसका काम होता है मेनली, ठीक है। एजिंग में, एजिंग मतलब इंसान की डेथ पता क्या होती है, वो इसी वजह से होती है, टीलोमेर रीजन धीरे 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 ऐसे खत्म होता रहता है, ठीक है। टीलोमेर रीजन ये बिल्कुल एंड पे होता है क्रोमोसोम के, जब ये बिल्कुल धीरे धीरे, तो फिर एज बढ़ती रहती है, तो कम होता रहता है एज के साथ साथ। तो इसी को मेंटेन करने का जो काम है वो आपका ये करता है टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये याद रखना है, टीलोमेर क्या होता है, टीलोमेर अलग चीज है, टीलोमरेज अलग चीज है भाई, ये याद रखना। ये कई बच्चे ना, मतलब मैं क्या बताऊं, कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट ना सही से क्लियर नहीं होते। तो टीलोमेयर रीजन को और टीलोमरेज एक चीज को, दोनों को एक चीज मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सर हेमटोलॉजी से। अभी तक मैंने बायोकेमिस्ट्री के डिस्कस किए सारे, थोड़ा ही मैथ डिस्कस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, क्वेश्चन नंबर 4 है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ इन देखो, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज सीन एक्सेप्ट, ये 4 कंडीशन दी हुई है, ठीक है। एक टीटीपी दी हुई है यार, ये दोबारा टीटीपी आ गया यहाँ पर, आप ना नोट कर लो, एच एच एस पी, ठीक है। एच एस पी नोट कर लो यार, ये दोबारा आ गया था ना, एचएसपी नोट कर लो, ठीक है। 4 कंडीशन दी हुई है, टीटीपी, डीआईसी, ल्यूकीमिया और एचएसपी। आपको बताना है कि इनमें से सब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, किसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट पढ़ो, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ना हाईलाइट करना सीखो, एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चारों में किसमें आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को नहीं मिलेगा, ये पूछा है। तो इसका जो एक्चुअली में जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर सी है। एचएसपी में देखने को मिलेगा, डीआईसी में भी आपका थ्रोम्बोसाइटोपिन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। और ये तो आपको बताइए होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक प्यूरा आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। एक होता है आईटीपी, ठीक है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डीआईसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एचएसपी, देखो एचएसपी है क्या, सबसे पहले एचएसपी इज एन आईजीए मीडिएटेड सिस्टमिक स्मॉल वेसल, यानी कि एक ये डिजीज है,
small vessel vasculitis characterized by a classic triad of palpable purpura, abdominal pain, arthritis होता है इसमें, but it uniquely present with a normal और elevated platelet count। देखो इन सब में क्या हो रहा था, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है, इन सब में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहे थे, इसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है इसमें, या तो कांस्टेंट रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, या आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये, ठीक है, परप्यूरा तो है, डिजीज तो है, लेकिन कैसा है, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है, यानी कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज नहीं होते, और ये आईजीए मीडिएटेड होता है, ठीक है, वेस्कुलाइटिस। तो उसके बाद टीटीपी के बारे में देखो, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, भाई ये स्लाइड ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है भाई, डीआईसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या होता है, डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है, कैंसर, ठीक है। तो टीटीपी क्या होता है सर, टीटीपी होता है सर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, नाम में ही जाओ, थ्रोम्बोटिक यानी कि इसमें कुछ थ्रोम्बस बनेगा, इसमें कुछ क्लोट बनेगा, क्लोट बनेगा तो क्या होगा सर, प्लेटलेट यूज होंगी सर, प्लेटलेट यूज होंगी तो क्या होगा सर, डिक्रीज होंगी प्लेटलेट, तो थ्रोम्बोटिक तो इसमें क्लोट बनेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, और परप्यूरा तो डिजीज है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ टीटीपी। जो थ्रोम्बोस ये जो टीटीपी डिजीज है, इसमें सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है प्लेटलेट, ठीक है। इट इज ए थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी यानी कि सर जो छोटी छोटी जो कैपिलरी होती है ना, इसमें क्या हो जाता है सर, इसमें क्लोट बनना शुरू हो जाता है सर, ठीक है। थ्रोम्बोटिक यानी कि इसमें थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है सर, ठीक है, थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है, थ्रोम्बोस माइक्रो एंजियोपैथी वेयर द प्लेटलेट आर रैपिडली कंज्यूम्ड, देखो बोला ना रैपिडली कंज्यूम, क्योंकि क्लोट बन रहा है, रैपिडली कंज्यूम टू फॉर्म माइक्रो थ्रोम्बस, थोड़ा थोड़ा स्मॉल ब्लड वेसल में माइक्रो थ्रोम्बस माइक्रो क्लोट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है। इसमें माइक्रो एंजियोपैथी होती है, माइक्रो नाम देखो, माइक्रो मतलब कि कोई छोटी चीज, ठीक है। एनजीओ ब्लड वेसल के लिए यूज किया जाता है वर्ड एनजीओ, ठीक है, ठीक है। एंजियोपैथी, एंजियोप्लास्टी आपने सुना होगा, ठीक है, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। ऐसे ऐसे ना कोरिलेट किया करो चीजों को, जब आप कोरिलेट करोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको टॉपिक, अगर आप ऐसे रट्टे से पढ़ के पढ़ोगे तो गाइस नहीं नहीं होगा, सच बता रहा हूँ भाई, ठीक है, नहीं होगा, भूल जाओ सिलेक्शन, अगर ऐसे रट्टे मार के पढ़ोगे तो। अगर आप कंसेप्ट कंसेप्ट से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीआईसी, जैसे डीआईसी का ही ले लो आप, डीआईसी क्या है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, वर्ड पे जाओ, डिस डिसएमिनेटेड, डिसएमिनेटेड यानी कि लोकल नहीं है, ये पूरे पूरे शरीर में फैलती है, पूरे पूरे शरीर में, जब इंट्रावेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर कोगुलेशन हो जाती है, पूरे के पूरे शरीर में डीआईसी हो जाती है, डिसएमिनेट हो जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन होते हैं कुछ, ठीक है, डिसएमिनेटेड टीबी हो जाती है, टीबी पूरे शरीर में फैल जाती है, ठीक है। तो डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। तो ये क्योंकि डीआईसी में भी क्या होता है आपका, एक्टिवेशन हो जाता है, जो कोगुलोपैथी है, तो ये ठीक है कोगुलेशन रिलेटेड डिजीज है, इसमें क्या होता है, जो आपके कोगुलेशन कैस्केड है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो यूज हो जाते हैं, सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर यूज हो जाते हैं, तो क्या होगा, आपके सारे के सारे प्लेटलेट आपके यूज हो जाएंगे, प्लेटलेट यूज हो जाएंगे तो क्लोट बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा तो क्या होगा सर, आपका किसी भी मतलब लाइक ब्रेन में कई बार हो जाती है डीआईसी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, मैसिव सिस्टेमिक कंजप्शन ऑफ बोथ प्लेटलेट एंड क्लोटिंग फैक्टर, तो सिस्टेमिक कंजप्शन होगा जिस वजह से सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट को हो जाएगा। तो डीआईसी भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए हिमैट में, ठीक है। तो हिमैट में अगर कोरिलेशन से कोई क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो वो डीआईसी से बनेगा, टीटीपी से बनेगा, ठीक है। उसके बाद है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया तो सर आपको पता होगा कैंसर है, क्योंकि ल्यूकीमिया में आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, ठीक है। मलिग्नेंट जो प्रोलिफरेशन हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल का इनसाइड बोन मैरो, ठीक है। देखो जब क्या होगा, बोन मैरो में क्या बनती है, जैसे ये बोन मैरो है, इसमें सारे के सारे सेल बन रहे हैं, इसमें आरबीसी भी बन रहे हैं, ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी बन रहे हैं, इसमें प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। अब डब्ल्यूबीसी ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कैंसर हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्लेटलेट कम बनेंगे। नॉर्मल जो हिमेटोपोइटिक जो सेल्स हैं
प्लेटलेट कम बढ़ेंगे, जिस वजह से क्या होगा, हेल्दी प्लेटलेट प्रोडक्शन को सप्रेस, मतलब हेल्दी प्लेटलेट प्रोडक्शन का सप्रेशन हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट कम बनते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इतनी ज्यादा बन रही है, डब्ल्यूबीसी का कैंसर है भाई। थोड़ा सा तो ये, मतलब ये वाला तो कंसेप्ट मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है, ल्यूकीमिया वाला तो ये तो आप खुद से भी आपकी कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई। अगर कोई, आपको पता होगा जब वो बनती है आपकी हिमेटोपोटिक स्टेम सेल से, जब आपकी बनती है आगे अलग अलग प्रोजेनी बनती है ना, माइलॉइड सीरीज, लिम्फोइड सीरीज, आपको पता होगा अगर किसी एक चीज का कैंसर होगा तो दूसरी चीज तो ऑब्वियसली बात है कि वो कम होगी होगी। तो भाई आई होप कि आपको, मेरे को इतना जब मैं भूखा हूँ, इतना इतना मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया, आई होप कि आपको ये तीनों चारों कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे, ल्यूकीमिया का, टीटीपी का, डीआईसी का। मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 4 क्वेश्चन के साथ साथ हमने या फिर 4 बिग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो ये मेरी इंस्टा की आईडी दी हुई है, इस पर मैसेज कर देना, ठीक है। थोड़ा कम एक्टिव हूँ, लेकिन कर देना, क्योंकि लिंक्डइन पर मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है। लिंक्डइन पर मैसेज कर देना, ठीक है। कहीं तो आपको मैसेज सीन करूंगा ना मैं, ठीक है। फेसबुक पर भी आप कर सकते हो मैसेज, ठीक है। ये सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, अगर थोड़ा भी ज्यादा करोगे, कंटेंट में है थोड़ा दम है। ये टेलीग्राम का चैनल है भाई, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बाकी तो आप पढ़ तो रही हो, ठीक है, पढ़ते रहो अपना। लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव हो, इस सब इतना एक्टिव नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? देखो मेरे क्लास में ना भाई, मैं आसान क्वेश्चन डिस्कस करने में विश्वास नहीं रखता, आपको हर जगह मिल जाएंगे आसान। मैं आपको वो कंसेप्ट लेके आता हूँ जो किसी ने नहीं पढ़ाई हो, ठीक है, जो पहली बार आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? और भाई ऐसे जो एम्स हो गया, पीजीआई होगा, ये भाई रट्टू तोते का एडमिशन नहीं होता है ऐसी जगहों पे, ठीक है। रट्टू नहीं जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं समझ वाले। उनको ऐसे टेक्नीशियन चाहिए होते हैं जो थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिनकी जो थोड़े से पढ़ने में, मतलब कि थोड़े से जिनको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ऐसे टेक्नीशियन आए हमारे पास जो कि रट के आए हैं, या जो ऐसे ही आए हैं, मतलब, ठीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन बनाने से ही पता लग जाता है ना इंस्टीट्यूट क्या चाहता है आपसे। अब इंस्टीट्यूट मांग रहा है मोलिकुलर के क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि उसको मोलिकुलर लैब सेटअप करनी है। मोलिकुलर लैब में उनको लोगों को जरूरत है, तभी वो ऐसे क्वेश्चन डाल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। फिर से एक नया कंसेप्ट सर, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। देखो यार, फिर से बता रहा हूं आपको, वर्ड्स को तोड़ो, ठीक है। संधि विच्छेद को तो भाई आप अपना गायत्री मंत्र समझ लो, ठीक है। संधि विच्छेद करना, अगर आप मेडिकल लाइन में हो तो गायत्री मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र होता है ना हमारा, ठीक है, गायत्री मंत्र होता है ना, तो गायत्री मंत्र समझ लो। संधि विच्छेद को, संधि विच्छेद करना सीख लो, ठीक है। संधि विच्छेद हिंदी में भी लिख देता हूँ। आर्टीरियल यानी कि आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लोट बना है, यानी कि आर्टरी में जब क्लोट बन जाता है उसको बोलते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। एक वीटी होता है वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक रिस्क फैक्टर नहीं है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के लिए? ए हाइपोहोमोसिस्टिनेमिया, बी डायबिटीज मेलाइटस, सी गाउट, डी मेल सेक्स, या डी ई आपका स्मोकिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का, इनमें से कौन सा एक रिस्क फैक्टर नहीं है? ये पूछा है नहीं है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि नहीं है, तो ये पूछा है नहीं है। कौन सा एक रिस्क फैक्टर नहीं है? किसके लिए नहीं है सर? कौन सा रिस्क फैक्टर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के लिए नहीं है? इसका जो राइट आंसर है, पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। हाइपोहोमोसिस्टिनेमिया एक रिस्क फैक्टर नहीं है, बाकी के सारे आपके आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्क फैक्टर है। कैसे हैं सर? आगे आने वाले इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ होमोसिस्टिन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपो, हाइपो यानी कि लो लेवल, ठीक है। हाइपो, हाइपो जहां भी समझ लो ना उसको, लो लो तो, और हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा। तो एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ होमोसिस्टिन इन ब्लड इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर फॉर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। जबकि जो हाइपर होमोसिस्टिनेमिया है ना, जो एबनॉर्मली जो होमोसिस्टिन के लेवल जब इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में, जिसको बोलते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं हाइपर होमोसिस्टिनेमिया। और जो डायबिटीज मेलाइटस है, ये दोनों के दोनों वेल एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर होते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के। तो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के 2 रिस्क फैक्टर तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन से गुरुजी? वो है सर, एक तो आपका डायबिटीज मेलाइटस, और एक है सर हाइपर होमोसिस्टिनेमिया, ठीक है। हाइपर होमोसिस्टिनेमिया जिसमें होमोसिस्टिन के लेवल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और आपके डायबिटीज मेलाइटिस, ये दोनों के दोनों हाई रिस्क फैक्टर है। यानी कि अगर ये आपके ब्लड में डायबिटीज है,
तो आपको ज्यादा चांसेस रहेंगे आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होने के, ठीक है। तो इतना ही इसके बारे में याद रखना है, बाकी वेनस थ्रोम्बोसिस मैंने बता दिया, ठीक है। डीप वे, एक डीवीटी आपने सुना होगा, एक डिजीज होता है डीवीटी, इसका मतलब होता है सर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आज मुझे लगता है कोवल्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीवीटी आपने सुना होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये भी एक डिजीज होता है, ठीक है। आज मुझे लगता है भाई सारे के क्वेश्चन कोगुलेशन के आगे, तो ठीक है, बढ़िया है, आपके लिए तो अच्छा ही है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर से एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन। एक्सेप्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन पेशेंट विद एप्ला। सबसे पहले तो सर एप्ला क्या होता है ये पता होना चाहिए। एप्ला होता है सर एंटी फोस्फोलिपिड, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी। एप्ला से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा कि आसान क्वेश्चन, तो वो आपसे यही पूछेगा कि एप्ला की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एप्ला की फुल फॉर्म होती है एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये सारे के सारे ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीन इन पेशेंट। जब पेशेंट एप्ला का पेशेंट आता है, जब मैं पीजीआई में था, जब मैं सेकंड ईयर में था, तो वहां पर हमारी कोग्लिशन की लैब में एप्ला का पेशेंट आता था, और एप्ला के सैंपल लेते थे हम साइट्रेट वाले में, ठीक है। तो एप्ला के जो जो ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीन इन पेशेंट, ये सारी की सारी कंडीशन एप्ला के पेशेंट में देखने को मिलेगी। एक को छोड़िए, कौन सी कंडीशन है जो कि एप्ला के पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीन इन पेशेंट विद एप्ला एक्सेप्ट वन, तो कौन सी है वो बताना आपको। इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी का एप्ला से कोई भी रिलेशन नहीं होता। हालांकि जो प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है या आईयूजीआर जो प्री एक्लेम्प्सिया होता है, इनका होता है। मैंने आगे डिस्कस भी किया, अब एक एक चीज को डिस्कस किया कि कैसे कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो आगे आने वाली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, देखो ये देखो वाई यहाँ पर है, देखो लिखा है वाई इनफर्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो इनफर्टिलिटी होता है, देखो इनफर्टिलिटी रेफर टू इनएबिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है इनफर्टिलिटी का, कि किसी को प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जो एप्ला होता है, जो एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी होती है, जो एप्ला सिंड्रोम होता है, इट डज नॉट जनरली प्रिवेंट कंसेप्शन और क्यूज प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी को मतलब कि ना होने में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। हालांकि जो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है एप्ला, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है, यानी कि आपका हाइपर कोएगुलेशन हो जाता है, यानी कि आपका जिस वजह से क्या हो जाता है, आपका प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी एक तरह से, मतलब जब इनफर्टिलिटी में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, प्रेगनेंसी लॉस में इसका डायरेक्ट, कई बार बोलते हैं ना किसी को मिसकैरेज हो गया या ऐसा कुछ आपने सुना होगा, तो प्रेगनेंसी लॉस में एप्ला का इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है, हैज सक्सेसफुली अगर ड्यू टू प्लेसेंटल पैथोलॉजी। क्योंकि एप्ला में क्या होता है कि एक तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, उसमें क्या होता है प्लेसेंटा में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है थ्रोम्बोस वगैरह, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाता है, ठीक है, क्लोट वगैरह बन जाता है, जिस वजह से क्या होता था आपका प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। यानी कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट की वजह से, ठीक है, हाइपर कोगुलेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है आपका ये सारी चीजें एप्ला में देखने को मिलती है, ठीक है। देखो द रिमेनिंग अदर कंडीशन ऑल आर क्लासिक फीचर ऑफ ओबस्टेरिक एप्ला, ठीक है। ओबस्टेरिक यानी कि गायनी से रिलेटेड, जो ओबस्टेरिक ओबस्टेरिक गायनी आपने पढ़ा होगा ना, जो आपका डिपार्टमेंट होता है ओब्स गायनी जिसको बोलते हैं, driven primarily by defective spiral artery remodeling, placental insufficiency and thrombosis। प्लेसेंटा में प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग, प्लेसेंटा में जो आर्टरी वेन्स जो हो जाती हैं, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी, जिस वजह से क्या होता है प्रीटर्म लेबर, ठीक है। जो एप्ला के पेशेंट होते हैं उनमें क्या हो जाता है प्रीटर्म लेबर हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कॉमनली सीन एप्ला ड्यू टू अर्ली मैंडेटरी डिलीवरी ट्रिगर्ड बाय सीवियर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और प्री एक्लेम्प्सी। इसका मतलब समझता हूँ, आपको ना समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी ये डॉक्टरों वाली लैंग्वेज है। प्री टर्म लेबर यानी कि किसी को 9 महीने से पहले ही प्रेगनेंसी, मतलब 9 महीने से पहले ही किसी बच्चे का जब जन्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर, यानी कि उसके जिस टाइम पर लेबर पेन होना चाहिए उससे पहले ही लेबर पेन शुरू हो जाता है, उससे पहले ही आपकी प्रेगनेंसी ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। उस डिलीवरी मतलब डिलीवरी ट्रिगर हो जाती है, मैं प्रेगनेंसी बोल रहा हूँ, डिलीवरी आपकी ट्रिगर हो जाती है। किस वजह से ट्रिगर होती है सर वो डिलीवरी हो जाती है सर, बाय सीवियर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, यानी कि प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। सीवियर इंसफिशिएंसी का मतलब क्या है सर,
प्लेसेंटा में कुछ ऐसी चीजें होती है जिस वजह से क्या होते थे, ये ऑब्स्ट्रिक एप्ला के पेशेंट में होता है, ठीक है। उसके बाद प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी प्री प्री एक्लेम्पसिया। देखो प्री एक्लेम्पसिया एक कोर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फाइंडिंग फॉर ऑब्स्ट्रिक एप्ला, इट अकर ड्यू टू डिफ्यूज एंडोथेलियल डैमेज एंड पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन। इसमें क्या हो जाता है, प्लेसेंटा की जो जो एंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से प्लेसेंटल परफ्यूजन मतलब पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन होता है, जिस वजह से इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रेशन, इसका मतलब क्या है कि प्लेसेंटल एब्रेशन का मतलब होता है द माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन जो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो आपकी अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक तरह से एक टिश्यू का काम करता है, ब्रिज का काम करता है मदर के बेबी के और मदर के बीच में, ठीक है। बेबी के और मदर के बीच में सारे के सारे जो ऑक्सीजन का, ठीक है, आपका जो न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है ना। जब उसमें क्या हो जाता है, माइक्रो जो आपके वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसमें क्लोट बन जाता है, ठीक है, और इन्फ्रैक्शन हो जाता है प्लेसेंटा में। जब ऐसे सब कुछ क्लोट वगैरह बनना शुरू हो जाता है या आपका इन्फेक्शन हो जाता है, ये किस वजह से होता है, ये हो जाता है इंड्यूस्ड बाय एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज सिग्निफिकेंटली एलिवेट द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर। अरे यार इसका मतलब बताता हूँ आपको ना, ये पूरी लाइन है ना, इसका मतलब बताता हूँ इसमें, बिल्कुल देसी देसी भाषा में बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये बेबी है, ये मदर है, ठीक है। अब प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करना और CO2 को बेबी से वापस मदर वाले ब्लड में डालना, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ऑटोम्यून डिजीज हो गया, तो जिस वजह से क्या होगा, ऑटोम्यून डिजीज की वजह से जो ये प्लेसेंटा हो गया, ऑटोम्यून डिजीज की वजह से क्या हो गया, इसमें कोई क्लॉट बन गया मान लो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फाक्ट बन गया इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, प्रीमेच्योर प्लेसेंटा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाएगा। वैसे तो प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा सेपरेट होता है, ठीक है, लेकिन प्रीमेच्योर हो जाती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन, ठीक है। इसी कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन, जिस वजह से क्या होगा, फिर प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन, जिस वजह से जो एप्ला के पेशेंट होते हैं जब उनकी उनकी ना हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है, हिस्ट्री। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एप्ला वाले क्लिनिक पे काम किया है, ठीक है। तो पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं, अब वो उसमें फिर क्या बनाते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में कोई ऐसे, फिर वहां पर वो पेडिग्री चार्ट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे पेडिग्री चार्ट बनाते हैं कि फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, ऐसे पूछते हैं कि कब हुआ था लास्ट जो मतलब कि लास्ट आपको कब प्रॉब्लम हुई थी, कौन सी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई थी। तो ये मतलब प्लेसेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इसमें उसके बाद IUGR, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी, इसमें ना इतना डीप में मत जाना आप, मैंने ना बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट मुझे लगता है आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इतना डीप में जाना, MD लेवल का पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप, ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो IUGR का मतलब होता है सर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ये आपको याद रखना है। देखो वर्ड में ही सब कुछ है, इंट्रा यूट्राइन की यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर ग्रोथ का रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ठीक है। देखो क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशियंसी एंड कॉम्प्रोमाइज यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट न्यूट्रन। अरे यार इतनी मतलब कि इतनी आसान चीज ना लिखी हुई है, इतनी सी टफ टफ लाइन में, इसमें इसका मतलब ये है कि जब क्रोनिक जो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो जाती है, या जिस वजह से क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती बेबी के पास, ठीक है, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते बेबी के पास, ग्लूकोज नहीं पहुंच पाती बेबी का, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो फिटस है जो बेबी है, उसकी ग्रोथ क्या होगी भाई, जब ये सब चीजें नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ क्या होगी, वो रिस्ट्रिक्ट होगी। तो उसी को बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, बस। ये है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। ध्यान से पढ़ोगे ना सब कुछ क्लियर होगा भाई, सब कुछ क्लियर होगा ध्यान से अगर पढ़ोगे तो, ध्यान से पढ़ोगे तो होगा, ऐसे नहीं अगर रट्टे मारोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी भाई, बहुत ज्यादा मैंने आपको डीप में पढ़ा दिया, आई होप, ठीक है। मैं कहाँ फिजियोलॉजी पढ़ाने लगी आपको, ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीप था ही, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब ये तो हो गया हिमैट, अब थोड़ा सा रुक करते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। क्या है सर हमारा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, वो है जी हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो अब माइक्रोबायोलॉजी की तरफ थोड़ा हम मूव करते हैं। क्वेश्चन आया सर कोलरा से, क्या क्वेश्चन है सर, कोलरा कंट्रोल से, कोलरा कंट्रोल से क्या क्वेश्चन है, फॉर कोलरा कंट्रोल
ऑल आर रिकमेंडेड एक्सेप्ट, ये 4-5 कंडीशन दी हुई है जब कोई भी कोलरा का ब्रेकआउट हो जाता है, कोलरा का आउटब्रेक हो जाता है। तो ये ये चारों के चार आपके ये जो चारों के चार कंडीशन है इनमें से एक को छोड़ के सारे आपके रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर है, कौन सा नहीं है एक, ठीक है, एक कौन सा नहीं है ये बताना, बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताना आप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। ये क्यों है इसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस, अब मान लो कहीं पे कोलरा का ब्रेकआउट हो गया, आउटब्रेक हो गया, ठीक है, कोलरा का आउटब्रेक हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने वहां पर पॉपुलेशन है कोलरा की, आप सबको जा जाके इंजेक्शन ठोकोगे, ऐसा तो नहीं हो। मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मास लेवल पर वैक्सीनेशन करना, मास लेवल पर कीमोप्रोफाइलेक्सिस देना, ठीक है। यानी कि जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि मास लेवल पर आपकी कोविड की वैक्सीन है वो दी गई थी ताकि आपको कोरोना ना हो, ठीक है, आपको कोरोना से आप उससे पहले ही आपको वैक्सीन दे दी। तो मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस कोलरा के केस में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसका रीजन यही है कि आगे आगे मैंने बताया भी है। और रिकमेंडेड कौन से हैं, रिकमेंडेड ये है कि आपको प्रॉपर आपका जो एक्सक्रीटा है उसको अच्छे से आपको डिस्पोज करना है। एक्सक्रीटा को ऐसी जगह पे नहीं डालना है जहाँ पर वाटर बॉडी जो जिससे कोरोना फैलने का खतरा रहे। केस को अर्ली डिटेक्ट करना है जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाओ। वाटर का क्लोरिनेशन करना है ताकि इन केस अगर कोई भी आपका पानी अगर उसमें जा मतलब कि आपका जो फिकल मैटर है अगर गलती से हो भी गया कंटेमिनेट तो आप वाटर को क्लोरिनेट कर दो, ठीक है। ये जो सारी चीजें है ना, ये मैं माइक्रोबायोलॉजी में हूं तो मुझे पता है। कई बार यहाँ पर पानी में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्लोरिनेशन किया जाता है पानी का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मास कीमोप्रोफिलेक्सिस है। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं, ठीक है। डीप में क्या डिस्कस करेंगे सर, देखो WHO रिकमेंड नहीं करता भाई ये, ठीक है। WHO डज नॉट रिकमेंड द मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस एज ए मेजर टू कोलरा कंट्रोल, ठीक है। तो मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस देखो, द WHO डज नॉट रिकमेंड मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस गिविंग एंटीबायोटिक टू एंटायर कम्युनिटी, ठीक है, एंटीबायोटिक और वैक्सीन फॉर कोलरा कंट्रोल बिकॉज इट हैज प्रूव्ड इनइफेक्टिव इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ कोलरा ड्यूरिंग एन एपिडेमिक आउटब्रेक, ठीक है। Administering medication to the whole population is logically impractical because its protective effect only last for a few days। क्योंकि देखो अगर आप किसी को दवाई दोगे तो उसके इफेक्ट तो कुछ दिनों तक ही रहेंगे ना, ठीक है। जिस वजह से क्या हो जाएगा आपका एंटी माइक्रोबियल जो AMR कंसेप्ट होता है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर क्लोज हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ कंफर्म्ड केस रेदर देन फॉर द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि जिसको कोलरा हुआ है, किसी को मान लो पूरे परिवार में ही कोलरा हो गया तो उनको फिर आपको कीमोप्रोफाइलेक्सिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ना कि पूरी पूरी गांव को दोगे आप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस वाला आपका ये आपको याद रखना है, ठीक है। अदर ऑप्शन क्यों ठीक है सर, अदर ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि देखो वैसे तो मैंने इन ऑप्शन को मैं कर चुका हूँ डिस्कस, फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बिकॉज दिस इज ए, देखो दिस इज ए स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन। कोलरा आउटब्रेक में ये एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है। क्या स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन सर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, ठीक है। क्योंकि कोलरा किसके थ्रू फैलता है भाई, कोलरा फैलता है सर आपका फिको ओरल रूट से। यानी कि सर कोलरा फिको ओरल रूट, तो आपको सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आपको करनी है, ठीक है। सेफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिवेंट ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम कंटेमिनेटिंग द एनवायरमेंटल वाटर सिस्टम, ठीक है। अगर आप अच्छे से डिस्पोज नहीं करोगे एक्सक्रीटा को तो वो कहीं ना कहीं जाके फिर वाटर से वाटर बॉडी को कंटेमिनेट कर देगा। अर्ली केस डिटेक्शन ये भी मैंने समझा दिया आपको, ये भी एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है। रियल टाइम डायग्नोस्टिक सर्विलेंस और स्विफ्ट मेडिकल मैनेजमेंट रिड्यूस, देखो इस वजह से क्या हो जाए आपकी मोर्टेलिटी रेट 50 टू लेस देन 1 तक रिड्यूस हो जाती है भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये अर्ली केस डिटेक्शन वाला मेथड, ठीक है। क्लोरिनेशन ये भी भाई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है क्योंकि जितने भी जितने भी आपके देखो इट्स एज द मोस्ट क्रिटिकल इमरजेंसी मेजर टू इंस्टेंटली विब्रियो कॉल, ठीक है। अगर मान लो कहीं भी विब्रियो का आउटब्रेक हो गया है, ठीक है, कहीं भी विब्रियो का आउटब्रेक हो गया तो सबसे पहला काम होता है उसको जो भी वाटर बॉडी है उसको क्लोरिनेट करो ताकि विब्रियो कॉलरा जितने भी पानी में मिले हुए हैं सारे के सारे मर जाए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में। तो सबसे पहला ये होता है, सबसे पहले करना होता है वाटर का क्लोरिनेशन जितने भी वाटर सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजर है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, कहीं भी आउटब्रेक हुआ था जिस वजह से इंस्टेंटली विब्रियो कॉलरा को एलिमिनेट किया जा सके।
तो आई होप कि आपको ये चारों के चारों ऑप्शन है ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आए हो तो एक थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 है सर फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। क्या फुल फॉर्म है? आपको HACE की, ये आपको हैक ग्रुप होता है ये। ठीक है, इसमें से सारे के सारों को इंक्लूड कर रहा है, एक को छोड़ के। कौन सा नहीं है इसमें से? हैक एक ग्रुप इनमें से कौन सा नहीं है? हैक एक ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, सी है। एसोनेट वेक्टर व्योम में नहीं, ये एक है कि ग्रुप में नहीं आता। इसकी ना एक्चुअली जब आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी ना, तो ये सारे के सारे मेंबर ही है इसके ग्रुप में। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जा दी हैकेग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ फास्टिडियस स्लो ग्रोइंग। देखो, एक तो ये फास्टिडियस है भाई, स्लो ग्रोइंग है, फास्टिडियस है तो ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट आर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। एक तो जो हैके ग्रुप है ये एक नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है, और ये क्या कोज करता है? सबसे पहले ये याद रखना कि हैके ग्रुप जो कोज करता है वो करता है सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ये क्या होता है? एक कोजेटिव एजेंट होता है। तो हैके में आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एक्रोनियम। जो एच का मतलब होता है सर हीमोफिलस स्पीसीज। कौन सी हीमोफिलस सर? हीमोफिलस एप्रोफिलस। ठीक है, हीमोफिलस एप्रोफिलस जो इसमें होता है। एच से हो गया हीमोफिलस, ए से हो गया आपका आपका एग्री एग्रीगेटिव बैक्टर स्पीसीज, जो कि जिसको पहले एक्टिनोबैसिलस बोला जाता है। एक्टिनोबैसिलस ही पढ़ा था मैंने तो। ठीक है, अब ये नेम चेंज हो गया है। ठीक है, एग्रीगेटिव बैक्टर स्पीसीज हो गया। मैंने अपने टाइम में एक्टिनोबैसिलस ही पढ़ा था, एक्टिनोमाइसीटोमी। ठीक है, एक्टिनोबैसिलस, एक्टिनोमाइसीटोमिस। ठीक है, सी से होता है आपका कार्डियोबैक्टीरियम। ठीक है, कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस। ठीक है, कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस। देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ। कार्डियोबैक्टीरियम क्यों होगा सर? इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कोज कर रहा है सर। ठीक, एंडोकार्डियम किस में होता है सर? हार्ट में होता है। थोड़ा कोरिलेट करो ना भाई। कार्डियोबैक्टीरियम स्पीसीज वहीं से नाम इसका आया है, एंडोकार्डिटिस कोज करता है। ई से हो गया सर एक्निला कोरोडेंस। ठीक है, एक्निला कोरोडेंस ई से हो गया। की से हो गया किंगलिया स्पीसीज, जैसे कि किंगलिया फिंगलिया। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये थे गाइज हैक एक ग्रुप, ये आपको याद रखना है, हैक एक ग्रुप। ठीक है, एच फॉर हीमोफिलस, बी ए फॉर एक्टिनोबैसिलस जो कि पहले बोला जाता है इसको, सी से कार्डियोबैक्टीरियम, ई से इग्निला और के से किंगलिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला 9 क्वेश्चन है, 9 और 10 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। और मेरा भी देख सकते हो यार क्या हालत हो गई है मेरी। सुबह का काम कर रहा था, काम करने के बाद खाना खाया, खाने के बाद ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कल सारी की सारी ये मैंने अरेंज किया था और आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है भाई, सर में बहुत ज्यादा इस टाइम दर्द हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, वीडियो तो पूरी करके ही मैं दम लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट इंक्लूड। आपने पढ़ा होगा सिफिलिस। कौन कोज करता है सर सिफिलिस? ये कोज करता है सर आपका ट्रेपोनिमल पैलिडम। इसको डिटेक्ट करने के सर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है सर ट्रेपोनिमल, एक होता है सर नॉन ट्रेपोनिमल। जो सर ट्रेपोनिमल टेस्ट होता है ना, इसमें जो होता है कि ट्रेपोनिमा के कुछ एंटीजन वगैरह वगैरह यूज किया जाता है। और नॉन ट्रेपोनिमल में ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, नॉन ट्रेपोनिमल में हम एंटीबॉडीज वगैरह देखते हैं। तो इनमें से कौन से जो नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट है वो कौन से हैं इनमें से बताना आप। ठीक है, तो नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट है सर, इसमें से 2 है सर। कौन से हैं सर? वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं। क्योंकि सिफिलिस से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। मैंने जितने भी मैंने एग्जाम दिए सिफिलिस से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो आरपीआर और वीडीआरएल दोनों के दोनों ये क्या है? नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट है। ठीक है, आरपीआर और देखो ट्रेपोनिमल टेस्ट क्यों इनको बोलते हैं भाई इनको ट्रेपोनिमल? क्योंकि देखो इनके नाम में ही आ गया ना, टीपीएचए ट्रेपोनिमल। आगे चलो आगे बताता हूँ। टीपीएचए में क्या है? ट्रेपोनिमल पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे। यानी कि इसमें ट्रेपोनिमल पैलिडम का कुछ चीज यूज हुआ है ट्रेपोनिमल, इसलिए इनको ट्रेपोनिमल टेस्ट बोलते हैं। टीपीआई ट्रेपोनिमल टीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है सर? इनकी फुल फॉर्म से ही इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
ट्रेपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, ठीक है। एफटी क्या होता है सर, इसमें भी ट्रेपोनिमल, ठीक है। फ्लोरेस्टिन ट्रेपोनिमल एंटीजन, ये मैं आगे आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई फॉर्म, ठीक है। जो आरपीआर है, आरपीआर एंड वीडीआरएल आर द नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट एंड यूज्ड फॉर सिफिलिस स्क्रीनिंग, ठीक है। दोनों के दोनों टेस्ट ये प्रेजेंट, दोनों दीज बोथ टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिएगेन एंटीबॉडीज, ठीक है। रिएगेन एंटीबॉडीज होती कौन सी, पहले आपको याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएगेन एंटीबॉडीज। तो रिएगेन एंटीबॉडीज होती है कि द एंटीबॉडीज दैट आर डेवलप्ड अगेंस्ट कार्डियोलिपिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके रिएगेन एंटीबॉडीज को आपको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, रिएगेन एंटीबॉडीज को, ठीक है। तो रिएगेन एंटीबॉडीज भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। तो रिएगेन एंटीबॉडीज होती है आपकी जो कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कार्डियोलिपिन एंटीजन ऑफ ट्रेपोनिमा, ठीक है, rather than the antibody specific to Treponema pallidum bacterium itself, ठीक है। तो आपके एक तो होती है जो ट्रेपोनिमल, जो पैलिडम की अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, मान लो ये ट्रेपोनिमा है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, वो वाली एंटीबॉडी नहीं होती है, दूसरी वाली होती है, ठीक है। कार्डियोलिपिन एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, आपकी, ठीक है, कार्डियोलिपिन एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। हेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ योर ऑप्शन, देखो नीचे लिख दिया मैंने। नॉन ट्रैपोनिमल टेस्ट कौन से होते हैं सर, नॉन ट्रैपोनिमल टेस्ट होते हैं सर, एक तो वीडीआरएल हो गया सर, वीडीआरएल की फॉर्म पता होना चाहिए सर, विनिलियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, और आपका आरपीआर रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, ठीक है। ट्रैपोनिमल टेस्ट कौन से होते हैं सर, एक तो ये हो गया सर फ्लोरोसेंट ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी एडजॉर्प्शन, इनके भाई फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, एफटीए एबीएस का, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी, एफटीए फ्लोरोसेंट ट्रैपोनिमल एंटीबॉडी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एबीएस, एबीएस का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन। टीपीएचए की होती है सर ट्रेपोनिमल पैलिडम हीमाग्लूटिनेशन ऐसे, ठीक है, ट्रेपोनिमल पैलिडम हीमाग्लूटिनेशन ऐसे। और टीपीआई होता है ट्रेपोनिमल पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है सर, ये सारे के सारे सर नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट मतलब ट्रेपोनिमल टेस्ट होते हैं सर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है सर, क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय रैट यूरिन। भाई रैट यूरिन से कौन सा डिजीज होता है, लेप्टोस्पायरा, भाई सबको पता है, लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरोसिस को ही बोलते हैं हम रैट यूरिन डिजीज, रैट यूरिन डिजीज, लेप्टोस्पायरोसिस को ही बोलते हैं हम रैट यूरिन डिजीज, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे भाई, आई होप कि आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और काफी टाइम हो गया भाई, आई होप कि आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे भाई, अभी तक जितना भी मैंने आपको ये कंटेंट दिया है, ठीक है। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप इसको, अपना स्कोर है जो, वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ये लैबटॉनिक का फेसबुक का पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। ये लैबटॉनिक का सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट चाहिए, लिंक्डइन पर मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर चलाते हो तो आप, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे किसी न्यू वीडियो में मुलाकात होगी गाइस, और मेहनत करने से ही होगा गाइस, ठीक है। घिसते रहो, घिसते रहो, एक ना एक दिन आपका टाइम भी जरूर आएगा, ठीक है। आपके सामने जो इंसान बैठा है ना, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, हर जगह से रिजेक्शन रिजेक्शन मिल रहा है। कई लोग तो पर्सनली मैसेज करते हैं, कुछ लोग तो, कई लोग जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना लिंक्डइन पर, तो बोलते हैं भाई इतनी जगह सीवी भेज ली, कहीं का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो जो आपके सामने इंसान बैठा है ना भाई, ये उस टाइम से गुजर चुका है, ठीक है। मेरे को कम से कम 10-15 जगह से रिजेक्शन मिला था, ये 18,000 की नौकरी मिलने से पहले, ठीक है। जो मेरी आईसीएमआर का प्रोजेक्ट था ना, पीजीआई में, माइक्रोलॉजी में, वो जॉब मिलने से पहले मेरे को कम से कम 10-15 बार रिजेक्शन मिला था। मैंने इतने धक्के खाए हैं ना, हरियाणा में भाई एनएचएम में भाई मैं 8,000, 9, 10 10 10 हजार की नौकरी के लिए मैंने इतने धक्के खाए हैं, ठीक है। प्राइवेट में मैंने इतने धक्के खाए हैं भाई, 12-12 हजार की नौकरी के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज तो मैंने सोच ली थी कि भाई छोटा इंसान, मतलब छोटा कहने का, मेरे कहने का मतलब है कि कॉमन आदमी रह के नहीं जीना भाई, ठीक है। कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ ऐसा करना है कि
मतलब शीशे में आप खुद को बोल पाओ कि हाँ यार, वी अचीव्ड समथिंग। ठीक है। तो ऐसा जज्बा तभी आएगा जब आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट होगी। और ऊपर वाला सब देखता है भाई, इतना तो मैं बता दूं, ठीक है, ये मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऊपर वाला को कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो है जो पूरे के पूरे सिस्टम को चला के रखता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत से ही सब कुछ होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में देखो भाई, मेरी आंखों में झांक के देखो, क्या दिख रहा है आपको? आग दिखनी चाहिए। आग है अभी भी कुछ करने की हमें हमें, ठीक है। मैं नौकरी मिल चुकी है, मेरे को सब सब चीज सेट है, मेरा मेरा सब सेट है। चाहूँ तो मैं भी आराम कर सकता हूँ जॉब से आने के बाद, ठीक है। चाहूँ तो मैं भी पार्टीज में जा सकता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं भी इधर उधर टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ समाज के लिए करके जाना है, ठीक है। तो बस जो है आपके सामने है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता रहता हूँ आपसे, ठीक है। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कोई डाउट हो, आई एम रेडी टू आपके टेक डाउट्स, ठीक है। तो मिलते हैं।